नोवेल बिन द्वारा प्रकाशित। 1. शाश्वत पवित्र राजा। अध्याय 5। सू परिवार का दुर्भाग्य। सू जिमो अक्सर दूसरों से सुनता था कि साधना करने से समय बहुत तेजी से बीत जाता है। साधना शुरू करने के बाद उसे आखिरकार इसका मतलब समझ आया। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सू जिमो ने खेती के क्षेत्र में 3 महीने बिताए थे और उसके शरीर में पूर्ण परिवर्तन आ गया था। अन्य लोगों को शायद सू जिमो में आए परिवर्तन का एहसास न हो, लेकिन वह इसे अच्छी तरह से जानता था। इस दौरान वह 2 शैलियों, हल स्वर्ग की चाल और बोवाइन की चंद्र दर्शन का प्रयोग करने में पहले से ही निपुण हो चुका था। श्वास प्रश्वास विधि के साथ सू जिमो की त्वचा सख्त हो गई थी और साधारण तलवारों और चाकुओं के लिए भी अभेद्य हो गई थी। उसे अपनी हर गतिविधि में अपार शक्ति का अनुभव होता था। सू जिमो को बस एक ही बात परेशान कर रही थी, वो थी गोजातीय जीभ वाली कृपाण। उसे इसका सार समझ नहीं आ रहा था। खेती के मैदान में सू जिमो ने एक गहरी सांस ली, अपनी छाती को थोड़ा अंदर खींचा और अपनी पीठ को सीधा किया। उसने अपने बाएं पैर के साथ एक कदम आगे बढ़ाया और हल स्वर्ग स्ट्राइड की मुद्रा में आ गया। मूलतः जब सू जिमो बिना हिले डुले वहां खड़े थे तो वे एक कमजोर विद्वान जैसे दिखते थे, लेकिन जब उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो उसके आभामंडल में जबरदस्त बदलाव आया, मानो पूरा आसमान उसके पैरों तले हो। उसी समय सू जिमो ने अपनी कमर और पेट पर जोर लगाया, अपनी मुठियां आगे की ओर घुमाई और ऊपर की ओर जोर लगाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने गायों जैसी रंभाने जैसी आवाज निकाली हो। यह आवाज गहरी और शक्तिशाली थी, जिससे दूसरे लोग चौंक जाते थे। लोहेवन स्ट्राइड और बोवाइन मून गेजिंग करते समय यह स्वाभाविक और बिना किसी जोर जबरदस्ती के किया गया था। सांस लेने और छोड़ने की विधि के साथ इसने उन्हें और भी शक्तिशाली बना दिया। हरे पत्थर पर बैठे डाईयू ने यह दृश्य देखा और चुपके से सिर हिलाया। बोवाइन के चंद्र दर्शन के बाद सू जिमो ने अपनी मुठियां खोलकर एक जोरदार थप्पड़ मारा। तीसरी शैली, गोजातीय जीभ वाली कृपाण। पापा। हथेली से हवा में जोर से चटकने की आवाज आई। सू जिमो ने अपना सिर हिलाते हुए आह भरी। इसमें अभी भी कुछ गड़बड़ थी। हथेली मजबूत दिख रही थी, लेकिन वह बोवाइन टर्न सेबर की लचीलेपन को लागू करने में असमर्थ था। डाईयू ने अपनी नजर दूसरी ओर घुमा ली। सिर्फ 3 महीने ही बीते थे, लेकिन सू जिमो इस मुकाम तक पहुंचने में कामयाब रही। यह उसकी उम्मीदों से भी बढ़कर था। त्रिबोवाइन शैली में बोवाइन टर्न सेबर सबसे कठिन और सबसे शक्तिशाली शैली थी। इसका अभ्यास करते रहना बेकार था, कोई भी इसका सार कभी नहीं समझ पाएगा। इसके सार को समझने के लिए समझ की शक्ति का होना जरूरी है, अन्यथा 3 महीने की बात तो दूर, 3 साल या 30 साल तक भी कोई इसमें सफल नहीं हो पाएगा। इस शैली में लगातार असफल होने के बाद सू जिमो निराश हो गया। वह खेती का काम छोड़कर आंगन में टहलने लगा और इधर उधर देखने लगा। अनजाने में सू जिमो की नजर पास ही घास चबा रही गाय पर पड़ी और वह अचानक रुक गया। यह बाजार में सबसे आम गाय थी। किसान इसे खेतों में हल चलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। यह मुंह में घास चबाती और उसे अपने पेट में निगल जाती, फिर अपना सिर नीचे करके जीभ निकालकर मुट्ठी भर कोमल घास पर हाथ फेरती, उसे घुमाती और मुंह में ले लेती। सू जिमो की आंखें चमक उठी और उसने अचानक प्रकाश देखा। ये कोमल घासें सबसे आम काउच ग्रास थी। इनकी पत्तियां पतली और पतली होती थी और इनके किनारे दांतेदार होते थे। जब सू जिमो बच्चा था तो गलती से इसकी पत्तियों से उसे खरोंच लग गई थी। गाय की जीभ बहुत कोमल थी, लेकिन उसे इन घासों से कोई डर नहीं था। हथेली गाय की जीभ थी, जबकि ब्लेड घास की घास थी। यही गोजातीय जीभ वाले कृपाण का सार था। सू जिमो बहुत खुश था। गाय के घास खाने वाला दृश्य उसके मन में बार बार घूम रहा था। उसने उस पल में हुए बदलावों को समझने की कोशिश की, मन ही मन बार बार सोचा और अपने आप ही अभ्यास करने लगा। मैंने सुना है कि सू परिवार को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा है। कहा जा रहा था कि सू परिवार के रेस्टोरेंट को तोड़ा जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब इसे खोला जा सकेगा। सुना है कि किसी की मौत भी हो गई है। क्या यह इतना गंभीर है? सू जिमो ने हवेली के बाहर से आती हुई बड़बड़ाहट सुनी और वह अपनी साधना से चौंक गया। सू जिमो अपनी साधना से होश में आया और अफवाहों से उसका दिल बैठ गया। उसने दरवाजा खोला और सू परिवार के घर की ओर दौड़ा।
सू जिमो ने रास्ते में अन्य लोगों की चर्चा सुनी और मोटे तौर पर जानता था कि इस बार दुर्भाग्य का कारण क्या था। सू परिवार के रेस्टोरेंट में कई लोगों ने झगड़ा किया और हंगामा मचाया। उन्होंने फर्नीचर तोड़ दिया और अंकल झेंग अपने साथ कुछ लोगों को रेस्टोरेंट में ले आए। लेकिन वे लोग प्रसवोत्तर सिद्ध विशेषज्ञ निकले। वे पूरी तैयारी के साथ आए थे और उनकी जगह अंकल झेंग घायल हो गए। अरे, मैं इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। सू जिमो अभी अभी आया था और उसने घर से गुस्से भरी चीखें सुनी। वह युची हुओ था। वह सू परिवार का एक पहरेदार था और उसका स्वभाव बहुत उग्र था। घर में सभी लोग सू जिमो के भरोसेमंद आदमी थे। सू जिमो ने 2 साल की उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था। अंकल झेंग और बाकी लोग सू परिवार के साथ काफी समय से थे और वे उससे बहुत प्यार करते थे। शुरुआत में इन्हीं कुछ लोगों ने उसके बड़े भाई को पिंग यांग कस्बे में पैर जमाने में मदद की थी। भाइयों के इन चाचाओं से गहरे संबंध थे। दवा की तेज गंध उसकी ओर आ रही थी और खून की हल्की गंध भी थी। दूसरा युवा मास्टर वापस आ गया है। यद्यपि उन्होंने अपना विद्वान सम्मान खो दिया था, फिर भी सू परिवार में सभी लोग सू जिमो के प्रति बहुत सम्मान रखते थे। सू जिमो ने सिर हिलाया और बिस्तर पर करवट लेकर लेटे हुए बुजुर्ग को देखने चला गया। दूसरे युवा गुरु, बूढ़े के बाल सफेद थे और चेहरा दुबला पतला और पीला था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका एक पैर कब्र में हो। इसके बावजूद सू जिमो को देखकर वह मुस्कुराया। सू जिमो को देखने के उसके अंदाज में एक कोमलता थी। चाचा झेंग सू परिवार के प्रबंधन के प्रभारी थे। हालांकि उन्हें मार्शल आर्ट नहीं आती थी, फिर भी सू परिवार में सू होंग सहित सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अंकल झेंग दुबले पतले हो गए थे और उनकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। अब जब वे घायल हो गए थे तो यह अभी भी अज्ञात था कि वे बच पाएंगे या नहीं। अंकल झेंग, दूसरा पक्ष कौन है? हालांकि सू जिमो गुस्से से उबल रहा था, वह बहुत शांत दिखाई दे रहा था। बिस्तर के पास धीरे से बोल रहा था। और कौन हो सकता है? ये जरूर 3 परिवारों, झाओ परिवार, ली परिवार और यांग परिवार के पोते पोतियां होंगे। युची हुओ गुस्से से चिल्लाया। यह इतना आसान नहीं है। बोलने वाला आदमी 40 साल से ज्यादा उम्र का था। वह शांत और संयमित लग रहा था। वह सू परिवार के पहरेदारों का नेता था। अंकल लियू, आपका क्या मतलब है? सू जिमो ने पूछा। लियू यू ने सू जिमो की ओर देखा और अपनी जीभ की नोक पर शब्दों को वापस निगल लिया। युची हुओ अपना गुस्सा रोक नहीं पाया और चिल्लाया, लियू यू, तुम इतनी बेपरवाही क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें हालात की गंभीरता का अंदाजा नहीं है? मिस्टर झेंग उनके हाथों घायल हो गए थे और ओल्ड गुआन की दर्दनाक मौत हो गई थी। अगर तुम्हारे माथा जवान लड़के होशियार न होते और घेराबंदी तोड़कर भाग जाते तो मिस्टर झेंग मर जाते। वे लोग हमें मरवाना चाहते थे। अंकल गुआन मर गए। यह खबर सुनकर सू जिमो का दिल दुख गया। जब वह बच्चा था तो सू जिमो अक्सर अंकल गुआन के कंधे पर सवार होकर उनके बालों को पकड़ता था। लेकिन सू जिमो चाहे कितनी भी शरारतें करे, अंकल गुआन उस पर कभी गुस्सा नहीं होते थे। वे हंसते थे और उसके साथ खेलते थे। सू जिमो ने दांत पीसते हुए कहा, क्या अधिकारी हस्तक्षेप नहीं करेंगे? अधिकारी नागरिकों के मामलों के प्रभारी होंगे। यह कई पारिवारिक कुलों के बीच का संघर्ष है। वे इसे टालने की हर संभव कोशिश करेंगे। इसके अलावा मुक्केबाजी समाज में जो कुछ भी है उसका निपटारा मुक्केबाजी के तरीके से ही किया जाएगा। लियू यू ने अपना सिर हिलाया। सू जिमो की आवाज भारी हो गई। अंकल लियू, क्या हो रहा है? लियू यू ने हल्की सी आह भरी। मेरे पहरेदार उन लोगों का पीछा कर रहे थे और उन्हें शेन परिवार के घर में घुसते हुए देख लिया। शेन परिवार के लोग कितने कृतघ्न बदमाश हैं। युची हुओ ने गुस्से से सांस लेते हुए अपनी मुट्ठी से बगल की मेज को तोड़ दिया। सू जिमो और शेन मेंकी के बीच के रिश्ते की वजह से सू परिवार ने पिछले कुछ सालों में शेन परिवार की खूब मदद की है। अब जब शेन मेंकी अमर संप्रदाय में शामिल हो गई और शीर्ष स्थान पर पहुंच गई तो शेन परिवार ने सू परिवार को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लियू यू ने आगे कहा, मैंने कुछ जांच पड़ताल की है। शेन परिवार इन दिनों एक रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी कर रहा है। हमारा रेस्टोरेंट उनके रास्ते में है। सू जिमो भावशून्य था और चुपचाप लियू यू का विश्लेषण सुन रहा था। आहम। अंकल झेंग खांसते हुए हल्के से हांफने लगे। हालांकि शेन परिवार ने ही इसकी शुरुआत की थी, लेकिन हो सकता है कि तीनों परिवार इसमें तेजी ला रहे हों। अब बात यही खत्म होती है।
अब हम यंग मास्टर के वापस आने का इंतजार करेंगे। क्या हम इसे यूं ही सहन कर लें? युचिहुओ ने दांत पीसते हुए कहा। लियू यू ने आह भरी। चलो अभी तो इसे बर्दाश्त करते हैं। शेन परिवार इतने कम समय में ही इतना ऊंचा उठ गया है, मुझे शक है कि कॉर्नेट एक्सपर्ट्स उनके साथ मिलकर काम कर रहे होंगे। अगर हम बिना किसी योजना के उनके पास गए तो हमें और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। युवा मास्टर कब लौटेंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वह जल्द ही वापस आ जाएगा। सुजिमो ने अचानक कहा। अंकल झेंग, आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर आराम करने बाहर जाऊंगा। यह कहकर सुजिमो मुड़ी और चली गई। 3 महीने पहले सुजिमो के शैक्षणिक सम्मान रद्द कर दिए गए और शेन मेंकी शहर छोड़कर चली गई। जुई फैंग भी मर चुका था। सुजिमो उस सब पर अपने गुस्से और हताशा को दबा रहा था जो हुआ था। यही कारण था कि उस रात उसने उस बदमाश को एक ही वार में मार डालने की अपनी इच्छा लगभग पूरी कर ली थी। इस दौरान डीएयू के मार्गदर्शन में सुजिमो अपनी साधना पर कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन वास्तव में वह अपनी शिकायतों को कभी नहीं भूला था और वह अब भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब जब सू परिवार को यह दुर्भाग्य झेलना पड़ा, अंकल झेंग गंभीर रूप से घायल हो गए और अंकल गुआन की भयानक मौत हो गई। इन सभी घटनाओं ने सुजिमो के दिल में क्रोध को और भड़का दिया। सुजिमो सू परिवार के घर से चला गया। उसके मन में बस यही ख्याल था, उन लोगों ने उन्हें धमकाते हुए हद कर दी थी। सुजिमो को मुक्केबाजी समाज में जन्म और जन्मोत्तर के बीच के अंतर के बारे में कुछ अस्पष्ट जानकारी थी। प्रसवोत्तर और जन्मजात को प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, अंतिम चरण और पूर्ण चरण में विभाजित किया गया था। उनके बड़े भाई सुहोंग प्रारंभिक चरण के जन्मजात विशेषज्ञ थे। सुजिमो को पता ही नहीं था कि वह किस स्टेज से है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस विशेषज्ञ को किस स्टेज से संभाल सकता है। सुजिमो की राय में उसने केवल 3 महीने तक साधना की थी। वह उन लोगों को नहीं हरा पाएगा जिन्होंने 10 साल से अधिक समय तक साधना की थी। इसके बावजूद सुजिमो को शेन परिवार से स्पष्टीकरण मांगना पड़ा। आखिरकार उसने 10 साल से ज्यादा पढ़ाई की थी। उसका मानना था कि हर चीज तर्क पर आधारित होनी चाहिए। शेन परिवार को उसे स्पष्टीकरण देना पड़ा। कुछ ही देर बाद सुजिमो शेन परिवार के निवास पर पहुंच गया। सिर्फ 3 महीनों में शेन परिवार में जबरदस्त बदलाव आ गए थे। एक साधारण परिवार से अब एक प्रतिष्ठित शेन परिवार बन गया था। सिंदूरी लाल दरवाजे के दोनों ओर 2 राजसी पत्थर के शेर खड़े थे। यदि सुजिमो को इसका स्थान याद न होता तो वह कभी विश्वास नहीं करता कि यह शेन मेंकी का घर था। सुजिमो सीढ़ियों से ऊपर चला गया। उसने दरवाजा खटखटाने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। इस समय शेन परिवार के घर पर बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे। वे खुशी खुशी शराब पी रहे थे, हंस रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। अब जब सुजिमो अचानक घर में घुस आया तो आंगन में खड़ी भीड़ धीरे धीरे तितर बितर हो गई। उनमें से कई लोग जो कुछ भी कर रहे थे उसे छोड़कर चेहरे पर गंभीर भाव लिए सुजिमो को घूरने लगे। ये लोग जंगली और असभ्य लग रहे थे और क्रूर दिख रहे थे। उनके ठंडे और चमकते हथियार बगल में रखे हुए थे। उनमें से एक की आंखें तेज थी और उसने सुजिमो को पहचान लिया, जो अजीब लहजे में बोल रहा था। ओह, क्या यह दूसरे युवा मास्टर सू नहीं है, जो दाकवी देश की शाही प्रांतीय परीक्षा में सफल उम्मीदवार है? आपके पास शेन परिवार के निवास की शोभा बढ़ाने का समय क्यों है? हाँ, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, दूसरे यंग मास्टर सू का विद्वान सम्मान रद्द कर दिया गया था। अभी तो वो बहुत आलसी है। मुक्केबाजी समाज के गुंडे एक के बाद एक सुजिमो का मजाक उड़ा रहे थे। वे उसे साफ तौर पर बुरी नियत से घूर रहे थे और अपने हथियार एक दूसरे पर पटक रहे थे, जिससे चिंगारियां उड़ रही थी और धातुओं के आपस में टकराने की तीखी आवाजें निकल रही थी। यदि वह एक साधारण विद्वान होता तो वर्तमान स्थिति को देखकर उसके पैर लड़खड़ा जाते, क्योंकि वह चारों ओर से खतरनाक बदमाशों से घिरा हुआ था। हालांकि सुजिमो ने वही भाव बनाए रखा और वह आंगन के बीच में खड़ा हो गया। उस समय जब सुजिमो ने साधना शुरू भी नहीं की थी, वह इतना बहादुर था कि उसने सिद्धर कैंगलैंग के साथ हुए अन्याय का सामना किया। अभी उसके सामने जो बदमाश थे वे सिद्धर गोल्डन कोर से बिल्कुल अलग थे। उनमें उसके जैसा जोश और आभा नहीं थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह उनसे डरता। सुजिमो ने शांत भाव बनाए रखा, जबकि उसकी नजर आंगन पर थी, और वह शांति से बोला,
मैं शेन नान से मिलना चाहता हूँ। शेन नान शेन मैंकी का बड़ा भाई था। हे, सेकंड यंग मास्टर सू बिना बुलाए आ गए। आपका स्वागत न करने के लिए कृपया मुझे माफ करें। व्यक्ति को देखने से पहले उसकी आवाज सुनी गई। सू जिमो ने अपनी नजर उस तरफ घुमाई जहां से आवाज आ रही थी। सफेद लबादा पहने एक आदमी आंगन के लंबे गलियारे से धीरे धीरे अंदर आया। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखों में उपहास छिपाने की जरा भी कोशिश नहीं की। नोवेल बिन द्वारा प्रकाशित। एक शाश्वत पवित्र राजा। अध्याय 6 हत्या। पर एक जेड लटक रहा था। वह किसी अमीर आदमी का बेटा लग रहा था, लेकिन पिंग यांग टाउन में हर कोई उसकी पृष्ठभूमि से वाकिफ था। शेन नान सू परिवार के रेस्टोरेंट का मैनेजर हुआ करता था। उसे यह नौकरी सू जिमो की बदौलत मिली थी। शेन नान ने शराब का प्याला अपने पास रखा और सू जिमो के सामने खड़े होकर नकली मुस्कान के साथ शराब का प्याला उसकी ओर बढ़ाया। स्वागत है द्वितीय युवा गुरु सू। चाहे कुछ भी हो, मुझे आपको शराब परोसनी ही है। कृपया इसे स्वीकार करें। आज जो कुछ हुआ वह किसका विचार था? सू जिमो ने उसे अनसुना कर दिया, लेकिन धीरे से पूछा। शेन नान ने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, अपना सिर एक तरफ झुका लिया, मानो उसे कुछ पता ही ना हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि दूसरे युवा मास्टर सू क्या कह रहे हैं। शेन नान, मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। हत्यारा कौन है? सू जिमो ने शेन नान की आंखों में देखा, लेकिन उसका स्वर बहुत शांत था। शेन नान ने अपनी भौहें उठाई, मुस्कुराहट दूर की। उसने ऊपर देखा और शराब का प्याला खत्म करते हुए हल्के से कहा, लगता है सेकंड यंग मास्टर सू हालात मुश्किल बनाना चाहते हैं। ऐसा कहते हुए शेन नान ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कप जमीन पर फेंक दिया, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गया। आंगन में मौजूद सभी बदमाश आवाज सुनकर उठ खड़े हुए और अपने हथियार म्यान से बाहर निकाल लिए। सभी खतरनाक और लड़ने को आतुर दिख रहे थे। धिक्कार है, अब मैं इस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या इसने सचमुच खुद को एक जवान मालिक समझा है? यह तो बस एक निम्न वर्ग का आम आदमी है। हमने इसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाया, लेकिन इसने मना कर दिया। मैं मोसोंग हूँ। मैं वही हूँ जिसने गुआन उपनाम वाले आदमी का कत्ल किया था। मैं भी वहाँ हूँ। हे, यह अफसोस की बात है कि बूढ़ा आदमी मेरी हथेली के नीचे नहीं मरा। सू जिमो ने अपनी नजरें सभी बोलने वालों पर घुमाई। उसने सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शेन नान ने व्यंग्य किया। सू जिमो, अपने लिए मुसीबत मत मोल लो। आज मैं अपनी बहन के साथ तुम्हारे रिश्ते का हिसाब लगाऊंगी और भागो। शेन नान की बात अभी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन सू जिमो की चिल्लाहट ने उसे बीच में ही रोक दिया। आंगन में मौजूद सभी लोगों को यह अजीब और अविश्वसनीय लगा। शेन नान ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की? सू जिमो ने उसे घूर कर देखा। शेन नान उसकी तीखी निगाहों से अचंभित रह गया। वह अभी संभला भी नहीं था कि सू जिमो ने अपनी चाल चल दी। सू जिमो ने कोई और हरकत नहीं की। उसने अपनी हथेलियां फैलाकर शेन नान के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। पापा। सू जिमो द्वारा थप्पड़ मारे जाने के बाद शेन नान को सभी की चौकस निगाहों के नीचे 10 फीट दूर भेज दिया गया। शेन नान पिछले 3 महीनों से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था और उसने काफी प्रगति की थी। प्रसवोत्तर प्रारंभिक अवस्था हासिल कर ली थी। उसने सोचा भी नहीं था कि सू जिमो के थप्पड़ खाने के बाद वह उठ जाएगा। दूसरा पक्ष अपने हमले में तेजी नहीं दिखा रहा था। वह समय पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे सका? बदमाशों की नजर में सू जिमो के हमले के प्रति उनके विचार अलग थे। कोई भी साधारण आदमी अपनी हथेली की ताकत से लोगों को 10 फीट दूर नहीं भेज सकता। लेकिन वहां मौजूद सभी लोग लड़ाई झगड़ों से बच गए। उनमें से कई प्रसवोत्तर विशेषज्ञ थे। मोसोंग और कई अन्य प्रसवोत्तर सिद्ध थे। उन्होंने सू जिमो को कुछ नहीं समझा। मेरे लिए उसे मार डालो। शेन नान का गाल सूज गया था और उसके होठों के कोनों पर खून लगा था। वह जमीन पर लेट गया और सू जिमो की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाया। शेन नान के आदेश का इंतजार किए बिना मोसोंग ने अपने आदमियों के एक समूह को लेकर सू जिमो पर हमला बोल दिया। उन्होंने उस पर चारों तरफ से हमला कर दिया। यह बहुत ही भयावह था। यद्यपि सू जिमो 3 महीने से साधना कर रहा था, लेकिन वह केवल 3 शैलियों को ही जानता था और उसने कभी दूसरों के साथ लड़ाई नहीं की थी।
सुजिमो को मौजूदा हालात देखकर थोड़ी घबराहट हुई। उसने तुरंत ही प्लोहेवन स्ट्राइड का इस्तेमाल किया और मो सोंग की ओर दौड़ पड़ा। स्विश! सुजिमो ने 2 कदम आगे बढ़कर 10 फीट से ज्यादा की दूरी तय की। उसकी गति चिंताजनक थी और वह अपने ऊपर हुए ज्यादातर हमलों से बच निकलने में कामयाब रहा। बाकी लोगों की नजर धुंधली पड़ गई थी। एक साया उनके पास से गुजरा और उनके चाकू और तलवारें निशाने से चूक गए। नहीं! मो सोंग की पलकें झपकती रहीं। उसका चेहरा बदल गया। अन्य लोग नहीं बता सके, लेकिन मो सोंग जो आगे था, उस राक्षसी बल से कांप उठा जो उस पर निर्देशित था जब सुजिमो ने 2 कदम आगे बढ़ाए। सुजिमो अब एक कमजोर विद्वान नहीं रह गया था। वह स्पष्ट रूप से एक क्रूर जानवर था जो इंसानों को खा जाता था। मो सोंग अभी तक सदमे से उबर नहीं पाया था और इसलिए उसकी प्रतिक्रिया धीमी थी। तब तक सुजिमो मो सोंग के पास पहुंच चुका था। उसने अपने पेट के नीचे से अपनी बाहें फैलाईं, अपनी तर्जनी उंगली के जोड़ को थोड़ा ऊपर उठाकर मुठियां भींच ली और आगे की ओर धक्का दिया। सुजिमो इन क्रियाओं से बहुत परिचित था। वह आंखें बंद करके भी इसे सटीकता से कर सकता था। और अभी सुजिमो ने पिछले 3 महीनों की अपनी सारी कुंठाओं को अपने हमले में व्यक्त किया है। पूफ! सभी लोग चुप हो गए। मो सोंग के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसने धीरे से अपना सिर नीचे किया और महसूस किया कि उसकी छाती में कटोरे जितने बड़े 2 खूनी गड्ढे थे। उन गड्ढों से 2 मांसल बाहें बाहर निकली हुई थी। मो सोंग के चेहरे से खून बह चुका था। उसने अपना सिर झुका लिया और वहीं मर गया। बाकी लोगों की नजर में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ बस एक ही राउंड की मुकाबला किया था। मो सोंग ने अभी तक अपनी कृपाण सुजिमो पर नहीं मारी थी और सुजिमो ने पहले ही मो सोंग की छाती में अपनी बाहें घुसा दी थी। मो सोंग की छाती के पीछे से 2 खूनी मुठियां निकली हुई दिखाई दे रही थी। यह एक भयानक दृश्य था। हालांकि मुक्केबाजी समाज के गुंडे कई लड़ाइयों से गुजर चुके थे, फिर भी वे उस दृश्य की कल्पना नहीं कर सकते थे जो उन्होंने अभी देखा था। एक मुक्का खून और मांस में कैसे छेद कर सकता है? एक प्रसवोत्तर सिद्ध विशेषज्ञ को एक कमजोर विद्वान ने मार डाला। अगर उन्होंने स्वयं यह न देखा होता तो कौन इस पर विश्वास करता? हत्या! सुजिमो स्तब्ध था। उसे बस इतना याद था कि डाइयू ने एक बार उससे हल्के फुल्के अंदाज में कहा था, द मिस्टिक क्लासिक ऑफ द 12 डायमंड किंग्स ऑफ द ग्रेट वाइल्डनेस की ज्यादातर शैलियां हत्या की तकनीकें हैं। उसके पास मारने के तरीके थे। अगर वह उनका इस्तेमाल करता तो जरूर जान ले लेता। अब तक सुजिमो को अंततः उसकी बातें समझ आ गई थी। किसी ने सुजिमो की गर्दन पर चाकू से वार किया जबकि वह अचेत अवस्था में था, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने तलवार से उस पर हमला किया और उसकी पीठ के बीच में छुरा घोंप दिया। झंकार! झंकार! जब हथियार मानव शरीर में प्रवेश करते थे तो उनसे जो ध्वनि निकलती थी उसके स्थान पर केवल धातुओं के टकराने जैसी ध्वनि ही सुनाई देती थी। सुजिमो की गर्दन पर रखा स्टील का चाकू अजीब तरह से उछल गया, जबकि उसकी पीठ के बीचों बीच लगी लंबी तलवार एक चाप में मुड़ गई। वह उसके शरीर में वार नहीं कर सकी। छी! वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। सुजिमो ने शायद उच्च स्तरीय कवच पहना होगा, इसलिए तलवार उसके शरीर में नहीं घुस सकी। लेकिन उस स्टील के चाकू का क्या जिसने उसकी गर्दन पर वार किया था? यह समझाने का कोई तरीका नहीं था कि वह वापस कैसे उछला। शारीरिक दमन मार्शल आर्ट। किस प्रकार की शारीरिक मारकाट वाली मार्शल आर्ट इतनी शक्तिशाली होगी? यद्यपि चाकू और तलवार ने सुजिमो को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन वह इसके बल से लड़खड़ा गया। त्वचा को तड़का लगाने का हुनर चाकू और तलवार की धार को तो रोक सकता था, लेकिन चाकू और तलवार के जरिए उस पर पड़ने वाले जोर को नहीं रोक सकता था। सुजिमो को अपनी पीठ और गर्दन के बीचों बीच बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उसने दर्द सहने के लिए अपने दांत भींच लिए। दुष्ट, तुम मौत को दावत दे रहे हो। सुजिमो ने चिल्लाते हुए प्लोहेवन स्ट्राइड का अभ्यास किया और बाईं ओर खड़े व्यक्ति की ओर दौड़ा। बैंग बैंग! सुजिमो ने हल चलाकर बेहद सख्त हरे पत्थरों से बनी जमीन को 2 गहरी खाइयां बना दी। बजरी और छोटे छोटे पत्थर इधर उधर उड़ रहे थे। यह एक भयावह दृश्य था। उस व्यक्ति का चेहरा बदल गया। उसे आखिरकार पता चला कि मो सोंग ने अपनी मौत से पहले आखिरी पलों में कितना डर और दहशत महसूस की होगी। सुजिमो बहुत ही प्रभावशाली और भयानक था। वह बस आगे बढ़ा, लेकिन उसके चारों ओर का खतरनाक माहौल उसका दम घोटने के लिए पर्याप्त था। पूफ!
उसने एक प्रसवोत्तर विशेषज्ञ के सीने में 2 छेद कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह देखते हुए कि सू जिमो तलवारों और चाकुओं से प्रतिरक्षित लग रहा था, किसी को भी यह पता नहीं था कि उसे कैसे हराया जाए। सू जिमो ने कुछ ही पलों में लगातार 2 लोगों को मार डाला था। उसका खून खौल रहा था। शुरुआती घबराहट और तनाव अब गायब हो गया था। और आप? सू जिमो ने मुड़कर अपनी उग्र दृष्टि अंतिम व्यक्ति पर डाली। उस व्यक्ति ने अभी अभी अंकल झेंग को घायल करने का दावा किया था, लेकिन अब जब सू जिमो की नजर उस पर पड़ी तो उसकी पीठ में ठंडक और पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। सब लोग, चलो एक साथ उस पर हमला करते हैं। चाहे उसकी शारीरिक मारक क्षमता कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके पास एक महत्वपूर्ण द्वार जरूर होगा, और उसकी सहन शक्ति की भी एक सीमा है, वह आदमी चिल्लाया। आंगन में मौजूद सभी लोग उसे एक साथ नीचे गिराने का मन कर रहे थे, लेकिन फिर भी वे उससे सावधान थे। उसकी भयावह आभा से वे डर गए थे, इसलिए उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया। ता 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 सू जिमो 3 कदम चला और पल भर में उस आदमी के सामने पहुंच गया। उसने बिना कुछ कहे बोवाइन का चांद दर्शन किया। आदमी को पहले से ही पता था कि सू जिमो ने केवल कुछ ही शैलियों का प्रदर्शन किया है। हालांकि वह प्लोहेवन स्ट्राइड की असीम शक्ति से भयभीत था, फिर भी वह फुर्ती से जमीन पर गिरकर हमले से बचने में कामयाब रहा। उसने अपनी गरिमा बचाने की परवाह नहीं की, बल्कि एक आलसी गधा रोल करने की कोशिश की। गोजातीय चंद्र दर्शन का उद्देश्य कमर और पेट के ऊपरी भाग पर आक्रमण करना था। उस आदमी ने पलटवार किया और सू जिमो की मुठ्ठियों से बचने में सफल रहा। फिर भी उसे हवा में खून की तेज और बासी गंध आ रही थी, जिसने उसकी लड़ने की सारी इच्छा को खत्म कर दिया। भागो, वह अजेय है। वह आदमी किसी तरह अपनी गाय के चांद निरीक्षण से बच निकलने में कामयाब रहा। सू जिमो देखता रहा कि उसका प्रतिद्वंद्वी जमीन पर लौट रहा है, कुछ उलझन में। यह एकमात्र गतिविधि तकनीक थी जो वह जानता था। यदि बोवाइन की चंद्रदर्शन विद्या प्रतिद्वंद्वी को मारने में असमर्थ थी, तो सू जिमो के पास उसे हराने का कोई अन्य तरीका नहीं था। तभी सू जिमो के दिमाग में एक विचार आया और उन्होंने प्रतिद्वंद्वी को पकड़ने के लिए बड़े कदम उठाए। आलसी गधा रोल एक शानदार चाल हो सकती है और कभी कभार इस्तेमाल करने पर यह काफी कारगर भी होती है। हालांकि जमीन पर लुढ़कने की उसकी गति उसके दौड़ते पैरों जितनी तेज नहीं होती। सू जिमो ने दहाड़ते हुए कुछ ही देर में उस आदमी को पकड़ लिया। उस आदमी ने सू जिमो की दहाड़ सुनी और उसे पता चल गया कि वह गंभीर संकट में है। वह उसकी ओर देखने लगा। उड़ती हुई बजरी और पत्थरों से उसका दृश्य अवरुद्ध हो गया। तभी एक जबरदस्त ताकत सीधे उसके सीने से टकराई। टकराना। अगले ही पल वह आदमी दीवार से टकराया और कुछ ही सेकंड बाद धीरे धीरे दीवार से फिसल गया। उसकी छाती में छेद हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सू जिमो परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया करने में सक्षम था। उसने उस आदमी पर लात मारने के लिए प्लोहेवन स्ट्राइड की क्रूर शक्ति का उपयोग किया। हत्या की तकनीकें। प्लोहेवन स्ट्राइड भी एक हत्या तकनीक थी। आंगन में मौजूद कई विशेषज्ञ जो सू जिमो का मजाक उड़ा रहे थे, चुप हो गए। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। सब धीरे धीरे पीछे हट गए, इस डर से कि कहीं सू जिमो का अगला निशाना वे ही न बन जाए। यह स्वाभाविक था कि हर कोई उससे डरता था। सू जिमो ने बहुत ही जबरदस्त पराक्रम दिखाया था। उसे अपना पहला कदम उठाए हुए केवल 10 मिनट ही हुए थे और उसने पहले ही 2 प्रसवोत्तर सिद्ध विशेषज्ञों और एक अंतिम चरण के प्रसवोत्तर विशेषज्ञ को मार डाला था। सू जिमो ने उपहास किया और शेन नान की ओर चलने लगा, जो डर के मारे पीली पड़ गई थी। क्या चाहते हो? शेन नान की आवाज कांप रही थी। वह मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर बहुत कमजोर थे। वे जवाब दे गए और वह जमीन पर निढाल होकर बैठ गया, जबकि वह धीरे धीरे सू जिमो से दूर जा रहा था। आज यह विचार किसका था? सू जिमो ने शेन नान को ऊंचे स्वर में देखा। उसकी ओर देखते हुए उसने अपना प्रश्न पूछा, प्रत्येक शब्द को धीरे धीरे बोलते हुए। नहीं, यह मैं नहीं हूँ। यह कौन है? सू जिमो गुस्से से दहाड़ा। शेन नान कांप उठा, हांफने लगा। उसकी आंखों में द्वेष की झलक थी और उसने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुमने मुझे घायल करने की हिम्मत की तो सू परिवार का सफाया हो जाएगा। हम। सू जिमो के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने आंखें सिकोड़ ली। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? सू जिमो ने अपनी हत्या की मंशा को बड़ी मुश्किल से दबाया था, लेकिन वह फिर से हत्या करने की तीव्र इच्छा महसूस कर सकता था।
तभी शेन परिवार के निवास के भीतरी हॉल से एक भयानक और दुखद ध्वनि सुनाई दी। तुम जूनियर हो, तुम मौत को दावत दे रहे हो। यहाँ इतना घिनौना व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?